नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जून 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कौन घोषित करता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी एंड इकोनॉमिक अफेयर्स ये घोषित करती है। सेस से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये टैक्स पर टैक्स है, बिल्कुल सही है। इसको किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और जमा की गई राशि केवल उसी उद्देश्य के लिए खर्च की जा सकती है, ये भी सही है। सेस लगाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, ये गलत है, क्योंकि हमने कल ही देखा था न्यूज़ में कैसे लिखकर सेस लगाया था पंजाब सरकार ने। तो यानी कि सी ऑप्शन सही रहता है। केविन कार्टर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित है। हमने देखा था कैसे चर्चा में आए थे, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनका रेफरेंस दिया था। तो उनकी एक पेंटिंग थी जिसमें एक गर्ल दिखाई गई थी, एक वल्चर सूडानीज पेंटिंग थी, तो उसके लिए उनको पुलिट्जर पुरस्कार मिला था। ऑनलाइन पेमेंट नियंत्रण भारत में कौन करता है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई करती है। तो ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब हम चलेंगे आज के हिंदू समाचार पत्र की तरफ। हमारा समाचार पत्र में सबसे पहली खबर है, चाइना मेड सिग्निफिकेंट डिप्लॉयमेंट राजनाथ। तो राजनाथ सिंह ने बताया है कि चाइना ने जो भारत चीन सीमा पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेना की तैनाती की है, और बात ये भी कह भी रहे हैं कि हम वार्तालाप कर रहे हैं और किसी की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारी संप्रभुता में कोई हस्तक्षेप करे ये हमें स्वीकार्य भी नहीं है। तो जैसे कि जान रहे हैं, जो भारत चीन सीमा गतिरोध है वो बढ़ा हुआ है काफ़ी, तो वहाँ पे सेना डिप्लॉयमेंट दोनों तरफ काफ़ी बढ़ चुका है और वार्तालाप चल रहा है। निसर्ग बैरस टूवर्ड मुंबई। तो निसर्ग जो एक चक्रवात जो अरब सागर में हम बात कर रहे थे कल, पनपा है और मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। उसका लैंडफॉल जो है महाराष्ट्र और गुजरात में होने की संभावना है, तो उसका नाम रखा गया निसर्ग। तो वही निसर्ग चक्रवात के बारे में बताया जा रहा है कि मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। अगली न्यूज है, मोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऑन एनुअल सेज पीएम। तो प्रधानमंत्री ने जो है कल जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII उसकी 125वीं वर्षगांठ थी, तो उसी के अभिभाषण में कहा है कि अभी जो है हमने प्रधानमंत्री ये जो पैकेज दिया है अभी 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद भी कह रहे हैं और भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए जाएंगे इंडस्ट्री के लिए। तो CII क्या है हम जानेंगे। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। तो अभी इस वर्ष 125 वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है। ये क्या है? एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है जो सभी इंडस्ट्री के मेंबर्स को एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिससे वो अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें और इंडस्ट्री का एक्टिविटी जो है गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से हो सके। तो ये है आपका CI, हमने इसके बारे में जाना। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़, 21 किल्ड इन लैंडस्लिप्स। तो जो है असम में बराक घाटी है, दक्षिण असम में बराक घाटी है, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड क्या होती है? जैसे कि आप समझ रहे होंगे, पहाड़ी इलाकों में जो अधिक बरसात की वजह से जो मिट्टी होती है वो पानी को सोख लेती है और वो ढीली हो जाती है, जिससे वो अपने मूल स्थान से खिसक जाती है या वहाँ से कट जाती है, बहाव के कारण लैंडस्लिप हो जाता है। तो उसी से मिट्टी के बहाव में कई लोग दब गए हैं, तो उसी से 21 लोग की मृत्यु हो चुकी है बराक घाटी में। तो बराक घाटी कहाँ है? ज्योग्राफिकल लोकेशन वाली इंपॉर्टेंट जाती है, इसको आपको मैप में रीचेक कर लेना है। ये असम में, दक्षिण असम क्षेत्र में है। अगली न्यूज़ है आपकी, रिलीज दोज हु हैव कंप्लीटेड क्वारंटीन टाइम्स, हाई कोर्ट टेल्स यूपी गवर्नमेंट। तो यूपी गवर्नमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी तबलीगी जमात के लोग हैं जो भी क्वारंटाइन टाइम पूरा कर लिए हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो अभी भी वो क्वारंटीन के बाद भी वो यूपी गवर्नमेंट के उसमें रिटेंशन में है। ट्रंप इनवाइट्स मोदी फॉर G7 समिट। तो G7 समिट के लिए ट्रंप ने मोदी को इनवाइट किया। G7 समिट की हमने बात की थी, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, 7 डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, उनकी एक ग्रुप है। इस ग्रुप की अध्यक्षता वर्तमान में USA के पास है, और USA ने इस मीटिंग को होल्ड करने से अभी जल्दी मना कर दिया था और बोला था और सदस्यों को इनवाइट करेंगे। तो इसमें संभावना है कि ये जो है भारत को उन्होंने इनवाइट किया है और भी 4 देशों को ये बात कर रहे हैं। तो यानी कि संभावना ये भी है कि इस ग्रुप का विस्तार किया जा सकता है, G7 से G11 हो सकता है। भारत का रोल यहाँ पे इस समय और क्यों महत्वपूर्ण जाता है? क्योंकि वर्तमान में भारत जो है WHO के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा है, जो 3 वर्षों तक होगा। हम जानते हैं कि WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने पद ग्रहण किया है अभी जल्दी ही। और कोविड-19 सिचुएशन में स्वास्थ्य समस्या कितनी गंभीर है आप भी जानते हैं। तो इसलिए इस समय किसी देश का वर्तमान WHO का कार्यकारी अध्यक्ष होना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए भारत का रोल इस समय और इम्पोर्टेंट जाता है। तो G7 में भारत को शामिल करने की अभी संभावनाएं हैं, प्रस्ताव ऐसे रखा जा सकता है ट्रंप के द्वारा। तो G7 को G11 में कन्वर्ट करने की बात चल रही है, यानी कि और 4 देश जोड़े जाएंगे। तो ये बात थी हमारी G7 संबंधित। अनइजी फ्रंटियर रोप्स लद्दाख हर्डर ऑफ पास्चर्स।
तो जैसे कि जानते हैं एलएसी पे अभी विवाद चल रहा है, भारत चीन सीमा गतिरोध चल रहा है, जिससे चीन की सेना लगभग 15 किलोमीटर अंदर तक देमचोक घाटी में आ चुकी है। तो इससे क्या हुआ है, जो वहाँ की चांगपा समुदाय है, वहाँ लद्दाख में चांगपा समुदाय है, जो जो है पश्मीना जो है भेड़ें जो बहुत प्रसिद्ध है, जिनके ऊन बहुत प्रसिद्ध हैं, उससे पश्मीना की शाल बनती है। तो ये सब भेड़ें जो है, जहाँ उनका जो चारागाह है वो उन्हीं क्षेत्रों में है। अब चाइना का जो चाइनीज़ आर्मी है 15 किलोमीटर अंदर तक आ गई है, तो उन चारागाह जो है चाइनीज़ के अभी प्रभाव में है, तो वहाँ पर कोई भी बकरियाँ या जो भी भेड़ें हैं चराई नहीं जा पा रही हैं। तो इससे चंगपा समुदाय को काफ़ी नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी बकरियां होंगी वो मर जाएंगी चारा के बिना। तो ये चंगपा समुदाय के लिए काफ़ी समस्या की बात है। तो हमने बात की यहाँ पे पश्मीना शॉल्स की बात की। पश्मीना शॉल्स को जीआई टैग भी मिला है। तो पश्मीना जो है बकरियों की वो ऊल से मिलता है। और चंगपा समुदाय कहाँ है, लद्दाख क्षेत्र में है। ये चीज़ हमने जाना। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपकी, सस्पेंडेड आप काउंसलर हैज़ कंस्पिरेसी टू इंसाइट राइट्स पुलिस। तो जो दिल्ली में दंगे हुए थे सीएए से संबंधित, तो उसमें जो है जो आपके एक जो काउंसलर ताहिर हुसैन, उन पे आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। बताया कि इनकी पूरी मतलब इन्हें उनके द्वारा पूरा जाल बुना गया था जो ये दिल्ली दंगे हुए थे। अगली जो लोकस्ट अटैक, हाई अलर्ट इन 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के 9 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है टिड्डी दल के हमले से। तो टिड्डी दल जैसे हम जान रहे हैं कि जो है बढ़ते हुए अब पूर्वी क्षेत्र तक पहुंच गए हैं, उड़ीसा तक पहुंच गए हैं। तो वहाँ के 9 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये न्यूज़ हमारी है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपकी, डेथ ऑफ क्लास 10 गर्ल ट्रिगर्स प्रोटेस्ट। तो केरला में जैसे कि जान रहे हैं कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट ने है पूरा ई एजुकेशन की तरफ पूरा शिफ्ट कर दिया है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, कुछ ऐसे भी घर हैं जिनके यहाँ स्मार्टफोन नहीं है, टीवीज़ नहीं है, तो वो लोग उनके बच्चे कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसी संबंध में कक्षा 10 की लड़की, जो केरला की एक कक्षा 10 की लड़की, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके घर में कोई स्मार्टफोन नहीं था, वो अपनी क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही थी। तो इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ है कि जो है ई एजुकेशन की तरफ बढ़ने से पहले तो आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराने की बात करिए भाई, या तो हर घर में टीवी हो या मोबाइल फ़ोन्स हो, ताकि वो एसेस कर सके। आप ई एजुकेशन में तो बदल दिए, लेकिन हर घर जो नीचा तबका है, समाज का निचला आर्थिक तबका है, वो उसको एसेस नहीं कर सकता। तो पहले तो आप इसको करिए, ये बात बताई गई है। अगली न्यूज़ है, 4 किल्ड इन ब्लास्ट एट सिंगरेनी कोल रीच। तो तेलंगाना के जो सिंगरेनी कोल क्षेत्र है, सिंगरेनी जो है आपका कोयला क्षेत्र है, तेलंगाना में पाया जाता है। वहाँ पे जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, यानी कि जैसे माइनिंग के कई तरीके होते हैं, तो उनमें से एक है ओपन कास्ट माइनिंग। यानी कि सीधी सी बात यह है, जैसे कोयला का जो भी भंडार धरती के नीचे है, तो जो अगर भंडार बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहता है तो ऊपर की परत को हटा दी जाती है, यानी ओपन कास्ट, यानी ऊपर की परत को हटा दी जाती है धरती की, उसके बाद उसकी खुदाई की जाती है। तो इस प्रकार को ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। और एक दूसरा प्रकार होता है रेड होल माइनिंग। अगर वो जो कोयले का भंडार है काफ़ी नीचे है, तो यानी कि बगल से एक, जैसे चूहे अपनी बिल बनाते हैं उसी तरह बिल बना के तो उस तरह माइनिंग की जाती है, उसको रेड होल माइनिंग कहते हैं। तो ओपन कास्ट माइनिंग हमने देखा क्या है कि यानी सीधी बात है, पृथ्वी की ऊपरी परत को हटाकर कोयले का उत्खनन करना। तो ओपन कास्ट माइनिंग के दौरान क्या होता है कि जो कुछ गड्ढे खोदे जाते हैं, वहाँ पे कुछ डायनामाइट लगा दिए जाते हैं, उसके बाद बम्बिंग के माध्यम से ऊपर की परत को उड़ा दिया जाता है। तो इसी बॉम्बिंग के दौरान जो था, जो सिंगरेनी कोलफील्ड्स है, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है, उसी में बॉम्बिंग के दौरान 4 लोगों की मृत्यु हो गई। बॉम्बिंग में मतलब जो डेटोनेटर था वो इतना हाईली एक्सप्लोजिव था कि उससे मृत्यु हो गई, यानी कि दगाने से पहले अपने आप ही जो है उसमें विस्फोट हो गया। TTD टू ओपन हिल टेम्पल फ्रॉम जून 8। तो जो आंध्र प्रदेश में TTD है, TTD वो क्या है, ये आपका TTD जो है आपका, वहाँ पे जो मंदिर है तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम, यानी ये जो आपका तिरुपति मंदिर है, उसको मैनेजमेंट कमेटी है TTD। तो उसने अभी वो देखिए, ये हमने उसके बारे में बात की, ये विश्व की सबसे ज़्यादा डोनेशन पाने वाली जो है वो धार्मिक संस्था है। इसमें लगभग लाखों लोग प्रतिदिन आते थे, तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स था। तो अभी इसको खोलने की बात की जा रही है, तो 8 जून से लगभग इसको खोला जाएगा। तो उसके पहले ट्रायल रन किया जाएगा। लगभग 21,000 कर्मचारी यहाँ पे कार्य करते हैं, तो पहले उन्हीं को दर्शन देने का अवसर दिया जाएगा, ताकि एक ट्रायल रन बेसिस पे लगभग 7,000 लोग प्रतिदिन जो है अलाउ किए जाएंगे, और देखा जाएगा
कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, नहीं अगर जो भीड़ आएगी तो उसको हम मेंटेन कर पाएंगे, नहीं कोविड संक्रमण तो नहीं बढ़ेगा। तो इन सब के लिए ट्रायल रन किया जा रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे तिरुपति मंदिर कहाँ है, आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में है, ये चीज़ हमने जाना है यहाँ पर। अगली न्यूज़ है मलयालम प्रोड्यूसर्स नॉट कीन ऑन फिल्म रिलीज ऑन OTT प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन है तो अभी सिनेमा हॉल सारे बंद है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स ने OTT प्लेटफॉर्म पर जो है प्रोडक्शन मतलब पहला शो दिखाने का प्रस्ताव किया है। जैसे कि जानते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स क्या है, जैसे आपका अमेज़न प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो जो MX प्लेयर हो गया, ये सब जो ऑनलाइन जो है डायरेक्ट प्लेइंग करते हैं, तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स कहे जाते हैं। तो अब जब जाहिर सी बात है, अब जब सिनेमा हॉल्स नहीं खुले हैं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने मूवीज़ बना चुकी हैं तो उनका भाई रेवेन्यू लॉस होगा। तो वो सीधे कुछ प्रोड्यूसर्स इन्हीं पे जो है शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं कि हम इन्हीं पे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे। लेकिन जो मलयालम के प्रोड्यूसर्स में जब सर्वे कराया गया तो उसमें देखा गया कि बहुत कम 48 में से केवल 3 जो प्रोड्यूसर थे जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की बात कर रहे थे। तो OTT प्लेटफॉर्म क्या है ये हमने इसमें जाना। रेमडेसिविर क्लियर्ड फॉर इमरजेंसी यूज़। तो एक नई दवा को जो है इमरजेंसी यूज़ के लिए क्लियर किया गया है कि जैसे कोविड-19 में आपातकाल स्थिति के लिए रेमडेसिविर का भी प्रयोग किया सकता है। तो अभी तक हम कौन सी दवा यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, अभी रेमडेसिविर को भी अलाउ किया गया है। तो ये चीज़ हमने जाना है यहाँ पर। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई सेकेंड मोस्ट कॉमन कोरोना वायरस टाइप इन इंडिया। तो जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस की एक और विशेषता, किसी भी वायरस की विशेषता होती है कि जैसे जैसे उस समय के साथ वो अपने आप को म्यूटेट भी करता है, यानी कि अपने आप में बदलाव लाता है कि ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। जैसे समझिए कि आदमी चोर है, चोर आया हुआ है तो अपने वेशभूषा बदल लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। तो उसी प्रकार कोरोना वायरस जो है ये जिस फॉर्म में आया था इंडिया में, उसमें अपनी जीन्स में परिवर्तन करता रहता है ताकि जैसे कोई वैक्सीन अगर बन रही है तो अगली वैक्सीन उस पर प्रभावी ना हो भाई, चूँकि तब तक वो अपनी जीन्स बदल लेगा। तो इसे म्यूटेशन बोलते हैं। सडन चेंज इन द जीन्स ऑफ द एनी पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो जो ये कोरोना वायरस है ये भी म्यूटेट करता है, तो यानी कई प्रकार में अपने आप को बांट लेता है, अपने जीन में परिवर्तन करता रहता है समय के साथ। तो एक और जो है जैसे इसका जो जीन डिकोडिंग हो रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है कोरोना वायरस की, जीनोम सीक्वेंसिंग से होगी, इसी के आधार पर वैक्सीन बनेगी। तो जो जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है तो उसमें पाया गया है कि A3I टाइप जो है एक नए प्रकार का वायरस जो है इसी में और देखा गया है। तो ये कोई अनकॉमन सी बात नहीं है, ये म्यूटेशन कॉमन सी बात है। तो एक म्यूटेशन के दौरान देखा गया है कि A3I टाइप का कोरोना वायरस भी काफ़ी संक्रमित हो रहा है। निसर्ग पेशेंट शिफ्टेड एज प्रिकॉशन। तो जैसे कि हम जान रहे हैं निसर्ग चक्रवात अरब सागर में जो है आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि अरब सागर में चक्रवात कम आते हैं। साधारणतः हमारे इंडियन ओशन के चक्रवात बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में आते हैं। तो इसलिए अरब सागर के जो चक्रवात आते हैं उनको आपको विशेष रूप से याद देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर कम चक्रवात आते हैं तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो निसर्ग चक्रवात अरब सागर में आया है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका लैंडफॉल महाराष्ट्र और गुजरात में हो सकता है। तो अगर महाराष्ट्र में होगा तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं किस तरह से कोविड से काफ़ी प्रभावित है। तो कोविड प्लस निसर्ग चक्रवात है, डबल आपका जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के लिए पहले तैयारी की जा रही है। जो उसमें कोविड पेशेंट्स हैं, कुछ जो हॉस्पिटल नियर बाई हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है कि चक्रवात के प्रभाव से या बाढ़ आती है, कुछ भी आती है तो इस समस्या डबल ना हो। तो इसलिए कुछ जो पेशेंट्स हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है सेफर जोन्स के लिए। अगली न्यूज़ है 9 डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात पुट ऑन अलर्ट। तो जैसे कि चक्रवात हमने बात की, निसर्ग चक्रवात है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगह लैंडफॉल करने की संभावना है। तो 9 जिलों में जो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहाँ पे NDRF की टीमें, नेवी के पर्सनल सभी अलर्ट हो गए हैं जो इससे निपटने के लिए। प्रपोज्ड BSF फायरिंग रेंज इन फ्रेश थ्रो। तो जैसे कि हम जानते हैं बैकग्राउंड थोड़ा सा इसमें, तो ब्रू रिफ्यूजी हमने कल बात की थी। ब्रू रिफ्यूजी कौन थे? ये मूलतः मिजोरम में रहते थे, लेकिन जो है पिछले कुछ वर्षों में मिजोरम और ब्रू, मिजो की जो मूल जनजाति है मीज़ो वहाँ पे रहते हैं। तो मीज़ो और ब्रू को रियांग भी कहते हैं। मीज़ो और ब्रू में मतभेद हुआ और एथनिक जो है डिस्प्यूट्स हो गए, यानी कि जातिगत जो है हिंसा हुई, जिससे ब्रू वहाँ छोड़कर त्रिपुरा में शिफ्ट हो गए। तो अभी क्या हुआ, अभी पे देखी तो एक त्रिपुरा में एक BSF फायरिंग रेंज के लिए सरकारी पर्सनल वहाँ पे सर्वे करने गए थे, तो उनको सर्वे नहीं करने दिया गया। और देखिए मिजो समुदाय के लोग ने ये भी कहा है कि जो त्रिपुरा में मिजोज रहते हैं उनके क्षेत्र में ब्रू को ना रिहेबिलिटेट किया जाए, यानी जो ब्रू को, जैसे अब हमने बात भी की थी कल कि कैसे जनवरी में अभी ब्रू जो है रिफ्यूजी पैक्ट साइन हुआ है, यानी कि जो ब्रू रिफ्यूजीज़ हैं, शरणार्थी हैं, उनको त्रिपुरा में जो भाग कर गए हैं उनको त्रिपुरा में ही
परमानेंट आवास दे दिया जाए, उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी, कुछ दिन के लिए राशन पानी, रोजगार, ये सब चीज़ दी जाए ताकि वो त्रिपुरा में ही अस्थायी रूप से वहाँ पर निवास कर जाएँ। तो मिज़ो समुदाय के लोगों ने ये भी कहा है कि जो त्रिपुरा में मिज़ोज रहते हैं उनके मध्य आप जो है उनके बीच में ही ना इनको रिहेबिलिट करिएगा, नहीं इसका प्रभाव आपको मिज़ोरम में भी दिखेगा, क्योंकि मिज़ो समुदाय फिर जो है यहाँ पे शेष बचे हुए ब्रू हैं उन पर हिंसा करेगा। तो ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस किससे है, ये चीज़ आपको जानना है। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में मिज़ोरम में हिंसा हुई थी, जिससे ब्रू या रियांग जनजाति मिज़ोरम को छोड़कर त्रिपुरा और असम के दक्षिण कोने पर बसे हुए थे। तो ये अगर पूछा जाता है ब्रू कहाँ पे हैं, मूलतः ये जो है आपके मिज़ोरम से थे, लेकिन अभी कहाँ पाए जाते हैं, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम में पाए जाते हैं। ये चीज़ हमने जाना ब्रू के बारे में। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है डेस्पांग टेंसेंस इको 2013 स्टैंड अप। तो जो शिवशंकर मेनन है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं, तो इनका थोड़ा सा इंटरव्यू है, इसमें बताया गया है कैसे पहले जो 2013 में भारत चीन गतिरोध हुआ, सीमा गतिरोध हुआ था, उसको कैसे निपटाया था और अभी क्या अप्रोच अपनाना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि चीन के साथ अगर हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो डबल लेवल पर, 2 लेवल पर होना चाहिए। एक तो पर डिप्लोमेटिक लेवल पर, यानी कि कंट्री टू कंट्री बात होनी चाहिए, दूसरी बात पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहिए, यानी कि राजनीतिक दबाव बनाना चाहिए ग्लोबल लेवल पर, ऐसे कोई दबाव, यानी 2 लेवल पर हमको जो है बात करनी चाहिए। तो इन्होंने बात की थी कि कैसे उस समय जब 2013 में स्टैंड ऑफ हुआ था, तो वहाँ के जो चाइनीज़ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली, तो उनकी भारत यात्रा तय हुई थी, तो वहाँ पे कोई वार्तालाप ही नहीं हो रहा था, यानी कि शांत हो गया मामला, पूरा भारत ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो ये तय था कि अगर जो है कोई निश्चित जो है हल नहीं निकलता है तो इनकी यात्रा कैंसिल कर दी जाएगी। तो यानी कि बात हमने करना बंद कर दी थी ऑफिशियल लेवल से, और राजनीतिक दबाव हम बना रहे थे, यानी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल दोनों तरफ प्रेशर बना रहे थे, जिससे 2013 की समस्या का हल निकला था। उस समय भी चीन जो है सेना भारत के क्षेत्र में घुस आई थी, फिर उसने वापस स्टेटस को यानी अपने पुराने स्थान पर चली गई थी। तो अभी भी यही स्थिति है, लद्दाख में लगभग 15 किलोमीटर तक जो है देमचोक स्थान पर, देमचोक घाटी के पास 15 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है। और अभी भी देखेंगे तो जो है बताया जा रहा है कि जो है सेना कोई उस तरह से मतलब राजनीतिक वार्ता नहीं चल रही है, केवल सैन्य अधिकारी बात कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं अच्छी चीज़ है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अगर आप उत्सुक दिखेंगे किसी चीज़ की बात के लिए, तो अगला समझेगा आपकी मजबूरी है। तो जब आप बात नहीं करेंगे और उस पर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे तो जल्दी ही कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हो जाएगा। और भी इन्होंने बोला है कि जो पब्लिक में बहुत ज़्यादा इसका हल्ला करना उचित नहीं है, क्योंकि पब्लिक के प्रेशर से गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती है, यानी पब्लिक के प्रेशर गवर्नमेंट डिसीजन तब वो जो भी लेगी वो पॉपुलिस्टिक, वो उचित नहीं होगा, क्योंकि जनता के दबाव में लेगी तो वो राष्ट्र के हित में जरूरी नहीं कि हो। ये बात बताई जा रही है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, चॉइसेस इंडिया मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, तो ये भी हो सकता है पूछा जाए। तो शिवशंकर मेनन हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। वर्तमान हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रांस कमिटेड टू डिलीवर राफेल, राजनाथ। तो राजनाथ सिंह जी ने बताया है, जो हमारे इस समय हमारे राष्ट्रीय रक्षा मंत्री हैं, तो बताया जो फ्रांस से राफेल आना था मई में, फिलहाल कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन नॉर्मल टाइम पे डिलीवरी हो जाएगी। तो राफेल विमान जो है हमारा जुलाई तक जो है लगभग 4 राफेल जेट्स आ जाएंगे, और अभी इंडियन एयरफोर्स के कुछ पर्सनल फ्रांस में उनको जो है ट्रेनिंग दी जा रही है राफेल के लिए। और उन्हें बधाई भी दी कि इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम की जो फ्रांस को चेयरमैनशिप मिली है, अध्यक्षता मिली है 2020 से 2022 तक, उसको भी जो है काफ़ी मतलब उसको बधाई दी है। तो इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम क्या है, तो इंडियन ओशन जो क्षेत्र के जो आसपास के देश हैं सभी मिलकर एक दूसरे से कोलैबोरेशन करें, तो इसके लिए जो है कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है, तो उसकी अध्यक्षता भी वर्तमान में फ्रांस कर रहा है। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है ट्रम्प थ्रेटन्स टू यूज़ मिलिट्री इन सिटीज़। तो जैसे कि जानते हैं जॉर्ज फ्लॉयड जो एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनकी हत्या कर दी गई अमेरिका में एक पुलिस के द्वारा। तो उसके बाद ही जो है वहाँ पे रंग भेद के खिलाफ एक गंभीर प्रोटेस्ट चल रहा है। एंटीफा वहाँ पे एक समुदाय मतलब एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ट्रम्प ने कहा है अगर स्थितियाँ ठीक ऐसे रही, अगर आप लोग हिंसा का सहारा लेंगे तो हम मिलिट्री का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ है। और इसी पे जो है जो हांगकांग की वो हैं, हांगकांग चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैरी लैम,
ये चाइना प्रो चाइना यानी चाइना के पक्ष में रहती हैं। तो चाइना के पक्ष में इन्होंने बोलते हुए कहा है कि जो यूएसए है डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहा है, यानी कि दो मुहा जो है सांप है। यानी कि एक तो अपने हम लोग जो पिछले साल पुलिस को यूज़ किए थे हांगकांग में प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, तब तो ये हम पे आरोप लगा रहे थे कि आप लोकतंत्र को दबा रहे हैं, और जब अपने खुद ऐसे कर रहे हैं तब कुछ नहीं। तो ये बात बताई है कैरी लैम में। कैरी लैम कौन है? वो हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। चाइना केप्ट WHO इन द डार्क विद द डिलेड रिलीज ऑफ की वायरस डाटा। तो WHO ने कहा है कि चाइना ने वायरस जो कोरोना वायरस संबंधी डाटा है वो काफ़ी लेट में दिया था। देखिए, ये कोरोना वायरस संक्रमण 2019 के दिसंबर से ही प्रारंभ हो गया था चाइना में, लेकिन डाटा इसने जनवरी में जाकर दिया। तो जो 1 महीने लेट किया, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ये हमारा प्रिपरेशन स्टेज था। अगर 1 महीने पहले हमको डाटा मिल जाता, WHO बोल रहा है, तो विश्व इससे लड़ने में थोड़ा सा और अच्छे से तैयार हो सकता था, जिससे हमारी क्षति कम होती। तो अभी देखिए बदलाव देखने को मिला है कि WHO से जो यूएसए ने फंडिंग जो देती है, यूएसए ने WHO से रिश्ते अभी तोड़ लिए थे। कुछ दिन पहले हमने बात की थी, और यूएसए सबसे बड़ा फंडर था। अब उसके बाद WHO के सुर बदल गए हैं, तुरंत उसने चाइना को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसकी फंडिंग यूएसए द्वारा रोक दी गई है। अगली न्यूज़ है 60 मिलियन कुड बी पुश्ड इन पॉवर्टी। तो जो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स 2020 रिपोर्ट। तो ये सबसे पहला तो प्रश्न यही हो जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करती है, विश्व बैंक जारी करती है। ये ऐसी रिपोर्ट्स अक्सर पूछ ली जाते हैं परीक्षाओं में। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अभी हैं डेविड मैलपास। तो डेविड मैलपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। इन्होंने रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स 2020। तो इसमें क्या रहता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति होगी अगले वर्ष, तो वो सारी चीज़ें उसकी मूल्यांकन किया जाता है। उसके मूल्यांकन के दौरान बताया गया है कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्रीज़ को या भी इकोनॉमीज़ को बहुत गंभीर प्रभाव जो पड़ा है, तो इससे ग्रोथ रेट भी कम रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है कि 60 मिलियन पीपल्स, लगभग 6 करोड़ लोग जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में गंभीर रूप से गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। तो ये काफ़ी आर्थिक जो है समस्या बताया है इन्होंने कोविड-19 की वजह से। तो ये चीज़ हमने जाना। डेविड मैलपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 2 चीज़ हमने इसमें जाना। अगली न्यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के लिए एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। यानी कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, फ़ैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो भी है उनका उत्पादन भारत में बढ़ाया जा सके, इसके लिए उन्होंने 48,000 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च की है, जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है 41,000 करोड़ का, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है 3,000 करोड़ की, और मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है 3,800 करोड़ की। तो इससे क्या होगा? देखिए, भारत अभी विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी है। जो ये 2014-15 में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का जो है मूल्य का उत्पादन करता था, लेकिन 2018-19 में ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का उत्पादन करने लगा मोबाइल फ़ोन का। और लक्ष्य रखा गया है कि 8 लाख करोड़ तक का जो है उत्पादन हो भारत में, और लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार दे। तो इससे लिए मतलब मोबाइल फ़ोन्स का हो गया, टैबलेट्स का हो गया, आईफोन्स का हो गया, और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके, इसके लिए जो है 48,000 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ये लॉकडाउन का काफ़ी आत्मनिर्भर भारत की तरफ काफ़ी बढ़ेगा, और इससे हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ बताया गया है। अगली न्यूज़ है मूडी डाउनग्रेड्स 11 बैंक। तो मूडी जैसे कि जानते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यानी कि ये इंडस्ट्रीज़ को और कंट्रीज़ को रेटिंग देती है उनकी आर्थिक क्षमता के आधार पर। तो अभी उनकी रेटिंग गिरा दी है। जैसे कि मैंने बात किया था, कल बात आई थी कि इंडिया की सॉवरेन रेटिंग गिराई गई थी BA3। तो अभी जो है जो 11 नेशनल बैंक्स हैं, जिसमें आपका जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इन सब की जो है आप HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी रेटिंग गिरा के BA2 से BAA3 कर दी गई है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है, बैंकिंग क्षमता में भी कमी आई है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है नेचुरल रबर सेक्टर ऑन अ स्टिकी विकेट। तो जो है बताया गया जो रबर इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी प्रभावित हुई है, क्योंकि रबर की डिमांड ही कम हुई है। रबर जो है आपका देखिए दोनों प्रकार का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल रबर आपका पेड़ों से उत्पन्न होता है, हम ये चीज़ जानते हैं। तो अभी क्या है, जो रबर की डिमांड काफ़ी कम हुई है। टायर, जैसे रबर का उत्पादन कहाँ होता है? टायर में, रेज़र बनाने में, और भी रबर प्रोडक्ट्स बनाने में। तो अभी जैसे जानते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफ़ी लो है वो खुद ही, तो टायर की डिमांड कम हो गई, इसलिए रबर की भी डिमांड कम हो गई है। तो ही बताया जा रहा है अगर रबर की डिमांड पहले जैसी होने में लगभग 3 क्वार्टर्स लगेगी, यानी कि
आपके 1 वर्ष के लगभग आसपास लगेंगे। तो ये बताई जा रही है रबर सेक्टर के लिए। तो ये थी हमारी अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, नाउ मोर लाइट एंड सन्स कोरोनल हीटिंग पजल। तो जैसे कि हम एक चीज़ जानते होंगे, एक जो है काफ़ी चौंकाने वाली बात होती है कि सूर्य का आंतरिक जो हिस्सा है वो अपेक्षाकृत कम गर्म है, जबकि बाहरी क्षेत्र जो है कोरोना है, सूर्य का सबसे बाहरी परत कोरोना, वो ज़्यादा गर्म होती है। तो ये क्यों गर्म होती है, ये हमेशा एक प्रश्न रहस्य का विषय रहा है। तो इसी पर रिसर्च करते हुए जो है आपके पुणे आधारित एक जो है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिसिस्ट के जो एक प्रोफेसर हैं दिव्य ओबराय, और उनके जो 2 छात्र हैं सुरजीत मंडल और अतुल मोहन, उन्होंने जो है रिसर्च किया और बताया उसमें जो है कुछ संभावनाएं आ रही हैं कि मैग्नेटिक एक्सप्लोजन, जो सूर्य का बाहरी परत है जो प्लाज्मा है, उसमें कुछ चुंबकीय विस्फोट से जो है कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से गर्मी उसमें सूर्य की बाहरी परत में ज़्यादा होती है। तो उसकी तरफ इन्होंने बढ़ा, काफ़ी इससे रहस्य सुलझने का संभावनाएं हैं। तो जैसे यहाँ पे हमको ये जानने की आवश्यकता, हम यहाँ पे क्या सीख सकते हैं कि जो सूर्य की बाहरी परत है वो आंतरिक परत की तुलना में ज़्यादा गर्म है। और क्यों ज़्यादा गर्म है, इसी की तरफ ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट लगे हुए हैं। तो उसमें एक मत ये भी आया है कि जो मैग्नेटिक एक्सप्लोजन्स यानी बाहरी में चुंबकीय विस्फोट होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये हमने आज डिस्कस किया 3 जून 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। इससे संबंधित हम प्रश्नों के ऊपर चलेंगे अब। तो प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं, बराक घाटी कहाँ स्थित है, लद्दाख, असम, आंध्र प्रदेश, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चांगपा समुदाय किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड। सिंगरेली कोयला खदान किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक, IMF, WEF यानी विश्व आर्थिक मंच या RBI। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।